तो क्वेश्चन नंबर जो 29 यहाँ पे आ रहा है उसमें लिखा है कि रीड द पैराग्राफ। जब भी एग्जाम में पैराग्राफ का क्वेश्चन आए तो बस ये ढूंढ लेना कि कौन से चैप्टर का है, उससे ज्यादा नहीं। जब भी एग्जाम में पैराग्राफ का क्वेश्चन आए तो बस ढूंढ लेना चैप्टर कौन सा है, उससे आइडिया मिल जाएगा। उसके अलावा उसमें बहुत सारी अलग अलग बातें लिखी हो सकती हैं तो उस पर नहीं जाना। मतलब होता है ना कुछ भी लिख दिया टाइप, ये लिख के दे भी सकते हैं, इनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसे ही है। तो जस्ट फोकस ऑन चैप्टर कौन सा, फिर सीधा क्वेश्चंस पे आ जाओ। जैसे यहां पे एक पैराग्राफ दे रखा है विच इज ऑल अबाउट अ डायोड कि सेमीकंडक्टर डायोड बेसिकली पीएन जंक्शन है विद अ मेटालिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड द एंड्स दो, इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस बिकॉज एक पी सेट में एंड होता है, एक एन सेट में एंड होता है। हाँ, आगे फिर दे रखा है कि व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर the P side and the inside P is connected to the positive terminal of the battery, inside to the negative terminal it is said to be forward bias। और फिर ऐसे ही हमने क्या बोल दिया, रिवर्स बाइस। फिर नी वोल्टेज के बारे में, मतलब सारा डायोड के बारे में इंफॉर्मेशन आ गया। कई बच्चे तो ऐसा करते हैं कि जो डायोड के बारे में क्वेश्चन आया ये वाला, इसको अच्छे से पढ़ लिया और फिर सेमीकंडक्टर पे कोई डायोड का क्वेश्चन आया उसे में पैराग्राफ छिप के आ गए। यू गॉट माय पॉइंट? कि फॉर एग्जांपल डायोड के बारे में आया बाइसिंग, ये सब लिखा है और कमाल की बात है इसमें कोई गलती भी नहीं हो सकती, नंबर काट ही नहीं सकता तूने क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। ऐसा हुआ था, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूं। तो बेटा अगला जो पैराग्राफ में जो पहला सवाल आ रहा है वो लिखा इन अ गिवन फिगर अ डायोड D इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रजिस्टर R ऑफ 100 ओम एंड EMF ऑफ 3.5 वोल्ट if the barrier potential developed across the diode is 0.5। ओके, वी ऑल नो कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो हमेशा एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है व्हेन इट इज अ फॉरवर्ड बाइस, और सेम में होता है व्हेन इट इज अ रिवर्स बाइस। तो ये जो डायोड है इसके क्रॉस का पोटेंशियल है 0.5 वोल्ट और मैंने लगा रखा है 3.5 वोल्ट। तो जो नेट वोल्टेज होगी या जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कोई बता सकता है वो कितना होगा? द नेट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी व्हाट? 3.5 minus of 5। Now why minus of 5? Because forward biasing है, of course minus ही होने वाला है। रिवर्स बाइस होती तो क्या होता? तो प्लस हो जाता। आपको शायद याद ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। जब हम डायोड की बात करते हैं और डायोड में हम एक प्रकार की बाइसिंग कनेक्ट करते हैं तो इस बाइसिंग में ये जो बाहर से लगाया इस एक्सटर्नल पोटेंशियल, शायद आपको याद होगा मैंने V नॉट लिया था और कई बार VB लिख लिया था, और इसके VB की डायरेक्शन बच्चों ये होती थी VB विच इज अ बैरियर पोटेंशियल। शायद इसको V नॉट लिखा था, मुझे जहां तक याद है, शायद हमने इसको V लिया था, उसको VB लिया था सिर्फ। तो जो यहां पे डायरेक्शन दिख रही है वो अपोजिट हो जाती थी, तो नेट बैरियर कम हो जाता था। दैट बिकम्स व्हाट? VB माइनस V0। और धीरे धीरे पोटेंशियल घटता रहता था और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बैरियर एकदम से खत्म हो जाएगा, द नेट बैरियर बिकम्स 0। समझ में आ रहा है क्या? सो ये मेरा कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड बाइसिंग का। अगर इसकी जगह रिवर्स बाइसिंग होती तो क्या होता? अच्छा पहले बताओ ये फॉरवर्ड बाइसिंग है भी या नहीं है? फॉरवर्ड है बिकॉज P से क्या जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव। N से क्या जुड़ा हुआ है? तो फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग में VB माइनस VO होगा। मुझे स्पेशली बोला गाली नहीं देना, मैं सही बता रहा हूं। मेरे को घर में बिल्कुल बहुत, क्योंकि वो छोटे से ने दे दी थी भाई। मैं गाड़ी चला रहा हूं कि उल्लू का पत्था। मैंने कहा तो पागल है, मैं कहां से गंदी गंदी बातें सीखता है। तो मैंने उसकी मां को देखा, मैं क्या सिखा रही हो तुम अपने बच्चों को? फिर से मुझे घूरा तो मुझे समझ में आ गया। Guys, that's okay. नेट पोटेंशियल 0.5, नेट पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ पे? 3.5 माइनस, तो बोलो वी नेट कितना आ गया यहाँ पे? 3.5 माइनस ऑफ 0.5, दिस बिकम्स व्हाट? 3 वोल्ट। हाँ बेटा, नेट रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? 100 ओम। अच्छा, डायोड की भी रेजिस्टेंस होती है, यहां नहीं दे रखी। कई बार डायोड की रेजिस्टेंस होती है, यहां पे नहीं दे रखी। चलेगा, चलो जी। क्या पूछा है? करंट पूछा है। करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I इज इक्वल्स टू वी नेट अपॉन में R। कितना हुआ बोलो? 3 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 3 10 टू द पावर -2, यानी 30 10 टू द पावर -3, यानी 30 मिली एम्पियर। यानी ऑप्शन कौन सा लगा बच्चों? समझ में आ रहा है क्या?
कोई दिक्कत परेशानी? पक्की बात? अगले क्वेश्चन पे चलें। डायोड का ही पैराग्राफ चल रहा है, डायोड के दूसरा क्वेश्चन आ गया। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बाइसिंग जो है वो फॉरवर्ड है और कौन सी बाइसिंग जो है वो रिवर्स है। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग आपको याद है, मैंने इसके लिए रूल बताया था। वेरी गुड, बताएंगे क्या रूल बताया था सर आपने? वेरी गुड, वीपी माइनस, मैंने रूल बताया था एक आपको कि वीपी माइनस वीएन चेक कर लेना कि वो क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव आया तो, अगर ये पॉजिटिव आया तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी और ये नेगेटिव आया तो रिवर्स बाइसिंग होगी। बोलो, तो वीपी माइनस वीएन देख लो। अब जरा अगर आप चेक करेंगे तो इसका यहां पे ये -5 से कनेक्टेड है, ये -12 से कनेक्टेड है। अगर मैं यहां पे वीपी माइनस वीएन निकालूंगा तो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है -5, माइनस नेगेटिव से जुड़ा हुआ है -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 वोल्ट। कितना हो जाएगा 7 वोल्ट। यहां पे कितना आ गया, ये अर्थिंग है बच्चों, अर्थिंग में कितना होता है 0 वोल्ट, ये लिख रखा है यहां पे -10 वोल्ट। तो वीपी माइनस कितना आ गया 0 माइनस ऑफ -10, कितना आ गया 10 वोल्ट। हमें क्या ढूंढना है वैसे, रिवर्स। देखो यही वाला होने वाला है, वैसे ये 0 है और ये 5 है, तो 0 माइनस 5 कितना आ गया -5 वोल्ट। ये रिवर्स बाइस होने वाला है क्या, ये आंसर होने वाला है, फिर भी इसे चेक कर लेते हैं। बोलो कितना होगा, वीपी माइनस वीएन 10 माइनस ऑफ 5 यानी कि +5 वोल्ट। ये भी क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड बाइस। बेटा ये सेम क्वेश्चन जेई में आया था, तेज बोलो। वेरी गुड, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब ये तो बुकलेट में वैसे भी होता है, इजी क्वेश्चन है ये। जो अच्छा क्वेश्चन आया था जेई में उसके बारे में बोलना है तुम्हें, ये तो सबको आता था यार, जो तुमने नया सीखा हमसे उसके बारे में बोलना है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों, गाइस कितना गंदा क्वेश्चन है देखने में, वैसे आसान है। बेस्ड ऑन वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड वी कैन क्लासिफाई डायोड एज, भैया बताओ जो डायोड है वो ओमिक है नॉन ओमिक है? अच्छा, बाइलेटरल क्या होता है, याद करो, डायोड का यूनिलेटरल बिहेवियर ही उसे रेक्टिफायर बनाता है। इससे पिछला क्वेश्चन अभी हमने कराया था, अभी पढ़ा था क्या हम लोगों ने? तो यूनिलेटरल होता है एक जैसा, हमेशा फॉरवर्ड में हमेशा कंडक्ट करने वाला, रिवर्स में हमेशा अपोज ही करने वाला। यूनिलेटरल एक जैसा बिहेवियर, एक जैसा। बाइलेटरल अजीब अलग पलटने वाला, वो नहीं है, बाई नहीं है, यूनि है। ये लिखा है पैसिव एलिमेंट, एक टर्म ये क्या होता है? अच्छा, बच्चों को आंसर मिल गया था कि इसका आंसर क्या है, नॉन ओमिक। हमें पता था पहले से ही कि सेमीकंडक्टर डायोड इज नॉन ओमिक, लेकिन यहां पे क्या पूछा गया, यहां पे पूछा गया पैसिव एलिमेंट क्या है, पता नहीं ना। पैसिव एलिमेंट वो है जो या तो किसी प्रकार की पावर जनरेट कर सकता है, या कंज्यूम कर सकता है, या डिसिपेट कर सकता है। तो डायोड के साथ तो ऐसा नहीं होता। रेजिस्टर करता है, हां करता है। इंडक्टर नहीं करता। याद करो, इंडक्टर करंट को अपोज करवाता है। इंडक्टर अपने अंदर से करंट फ्लो करवाता है, हां कराता है, लेकिन उसे अपोज करता है। यानी फ्री फंड की रेजिस्टेंस मिल गई विदाउट एनी हीट लॉस, बिकॉज हीट लॉस के लिए आई स्क्वायर आर टी होता है, इंडक्टर का हीट लॉस बड़ा कम होता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ चॉक कॉइल। समझ रहे हो तुम? चॉक कॉइल, चॉक CHOKE, चॉक स्लैम, चॉक कॉइल, पावर लॉस ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? पैसिव एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है जिसके अक्रॉस ना तो कोई पावर लॉस होगा, ना तो पावर क्रिएट होगा, ना तो पावर कंज्यूम होगा। डायोड एक पैसिव एलिमेंट है क्या? नहीं सर, बिकॉज उसके अक्रॉस कोई पावर लॉस नहीं होता सर। हाँ या ना? एक छोटा सा नोट लिख लेना, पैसिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट्स अक्रॉस विच देयर इज नो पावर लॉस और डिसिपेटेड और समथिंग, जैसे भी तुम लिखना चाहते हो अंग्रेजी में लिख लो ना। वो जनरेट करता है, that does not generate power, that does not consume power, or there is any type of power loss across the diode. That is why it is called as a passive element. This is a terminology. जैसे एक terminology होती है that does not generate, जनरेट नहीं होगा, लॉस नहीं कराएगा, बिकॉज जनरेट होगी तो ही लॉस होगी, ठीक है ना। एक टर्म और आता है जो कि सिलेबस में से कट गया है, लेकिन इसमें उसका नाम आ रहा है, इसलिए नाम पढ़ रहा हूं। उसका नाम है ट्रांजिस्टर। क्या नाम है? ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर वो नहीं जो गाने बजाता है, हाँ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है
वो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का है। किसका है बेटा? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का। और ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस चूंकि उसका काम है, इसलिए उसका नाम क्या बना दिया गया? ट्रांजिस्टर। बोलो जयकारा शेरा वालिदात साचे दरबार की। ट्रांजिस्टेंस का काम करना वो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है एनपीएन, एक होता है पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है बच्चों? एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम एन साइड ऑफ सेमीकंडक्टर लेते हैं, एक पी साइड ऑफ सेमीकंडक्टर लेते हैं, और इन दोनों के बीच में पी को हम फिक्स करते हैं। जैसे वो बर्गर नहीं होता भाई, दो बन बीच में आलू की टिक्की। भाई इमेजिन करो, दो बन ऊपर आलू की टिक्की, नहीं खाया जाएगा ना। इसलिए जब सैंडविचिंग की जाती है तो बीच में डिसिमिलर सेमीकंडक्टर की कर देते हैं। जैसे यहां पे कैसे करूंगा बोलो? ये हो जाएगा पी एन पी। सही है क्या? अच्छा, इस तरीके के ट्रांजिस्टर जब हम बनाते हैं तो 3 टर्मिनल डिवाइस हो गया। 3, 1 2 3, 3 टर्मिनल डिवाइस। इसलिए इसको ट्रायोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायोड। सर जब सिलेबस में तो पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि इसका डायग्राम बना हुआ है, इसलिए आपको सिर्फ बता रहा हूं। ट्रायोड। उस वाले को क्या बोलते थे जब दो थे? डायोड। ये क्या है? ट्रायोड। ठीक है ना? सही है क्या? इसका एक नाम और होता है, जब आप इंजीनियरिंग करोगे इसे बोलते हैं बीजीटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। बाइपोलर यानी कि दो तरीके से रिएक्ट करने वाला। पोलर एक जैसा, बाई मतलब दो तरीके से रिएक्ट करने वाला, बीजीटी। मुझे सबसे बहुत ज्यादा दुख हुआ जब सिलेबस में से सेमीकंडक्टर का ये टॉपिक काटा। उसका कारण मैं बताता हूं। आप इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर में जाओगे तो फिजिक्स के नाम पे सिर्फ सेमीकंडक्टर पढ़ना शुरू करोगे। हां, आप ऑप्टिक्स भी पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ोगे, बट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ब्रांच, जो कोर है वो सेमीकंडक्टर है। तो ये काटना नहीं चाहिए था, क्योंकि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी भी बेसिक में ये नहीं पढ़ाते, कभी नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं ये तो पढ़ रखा होगा, ये तो आता होगा। इसलिए अगर इंजीनियरिंग में जाओ तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेना है इसको। वैसे मैं अपने जो लेक्चर है जो ट्रांजिस्टर का, वो मैं फ्री अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पे, जैसे हमारे शायद एंट्रेंस के बैच में था अभी। बट हाँ, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। बीजीटी बाइपोलर, समझ में आ रहा है क्या? यहां पे भी देखो पी एन पी, पी एन पी। सही है क्या? अब यहां पे ना दो बाइसिंग होती हैं गाइस, दो बाइसिंग। एक बाइसिंग होती है यहां पे इस तरफ, बिकॉज दो टर्मिनल बन गए। अगर ध्यान से देखो तो दो डायोड नहीं बन गए इस तरफ से, और इधर से भी एक बाइसिंग होगी। सही है क्या? इधर से भी एक बाइसिंग होगी और इधर से भी एक बाइसिंग होगी। सही है क्या? ध्यान रखना, ये वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड, इसे फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, और उस वाले को रिवर्स बाइस किया जाता है। फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, रिवर्स बाइस किया जाता है। ऐसा बस ध्यान रखना है। ट्रांजिस्टर समझ में आगे कुछ कुछ क्या होता है? इसका सिंबॉलिक डायग्राम, जैसे डायोड का सिंबॉलिक डायग्राम ऐसा होता था, याद करो, बोलो याद गए? डायोड का सिंबॉलिक डायग्राम ये था, ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक डायग्राम ऐसा होता है, इस प्रकार का, इस तरीके का। उसमें भी एक एरो लगा होता है। जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन की फुल फॉर्म होगी नॉट पॉइंटिंग इन। क्या बोला? यानी कि एरो अगर बाहर की तरफ हुआ तो ट्रांजिस्टर का नाम हो जाएगा एनपीएन, और अगर एरो का अंदर की तरफ लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? पीएनपी। ये 5-7 मिनट झेल लिए तुम लोगों ने, समझ में आ गया? अब इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम जरा चेक करो। ये पी, ये एन, ये पी, ये तो ट्रांजिस्टर नहीं बन गया। और ट्रांजिस्टर में कौन सी बाइसिंग होती है? दो। एक ही है तो गलत है ना, समझो। वैसे भी देखो, पी से पॉजिटिव जुड़ा हुआ, पी से नेगेटिव जुड़ा, ऐसा कैसे हो जाएगा? ये तो, ये है कौन? एक्चुअल में ये बीजीटी है, ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। ये बेकार ही गलत किया हुआ है ना। अच्छा इसकी बताओ, ये नहीं ठीक लग रहा है, क्योंकि ये दो डायोड्स हैं। अच्छा इसको देखो, पहले इसको देखो, ये भी ठीक लग रहा है क्या? बिकॉज एक तरफ एन है, एक तरफ से, अच्छा बीच में से कनेक्शन नहीं है, ऑल तो ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये डायोड का कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरीके से तो पॉसिबल हो सकता है ना। जरा ध्यान से देखो भाई, पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तो हो ही नहीं सकता ना। पॉजिटिव से पॉजिटिव एंड नेगेटिव से नेगेटिव, सही है। नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, सही है। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। सवाल क्या था कि 2 पीएन जंक्शंस can be connected in series by the 3 different methods as shown in the figure. A potential difference in the junction is same, then correct connections will be। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी आंसर क्या आएगा? बस समझ में आई क्या मेरी? भी आंसर आएगा।
तो थोड़ा सा जो कि आपने ट्रांजिस्टर पढ़ लिया तो थोड़ा सा ज्ञान आ रहा है कि हाँ सर मतलब ऐसे तो नहीं होना चाहिए। एक तो ये ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है ही नहीं, बट ट्रांजिस्टर से दिख रहा था, दो डाउट को जोड़ दिया, इसलिए मैंने पढ़ाया। समझ में आता है क्या? अगला चलें क्या? अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा बाद में तो उससे नोट कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो एनसीईआरटी का है, ये आपकी बुकलेट में क्वेश्चन था क्या ये वाला? हमने पढ़ा है क्या ये वाला क्वेश्चन? याद करो इसमें क्या करना था, ये वीआई ग्राफ था, आईवी ग्राफ था, स्लोप निकालते थे, रेजिस्टेंस मिलती थी। ये उन्हीं की रेशो निकालने के लिए कह रहा है। व्हाट इज द रेशो ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ द डायोड एट आई इक्वल्स टू 15 मिली एम्पियर टू द रेजिस्टेंस एट वी इक्वल्स टू -10 वोल्ट। सही है क्या? अब एक बात बताओ, 15 मिली एम्पियर का मतलब यहां हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग, और -10 का मतलब हो गया रिवर्स बाइसिंग, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग के रेजिस्टेंस और रिवर्स बाइसिंग के रेजिस्टेंस में रेशो मांग रहा है। बोलो सही है? अच्छा, अगर मैं यहां रेशो निकालूंगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, आरएफ बोल देता हूं इसको, आरएफ, तो यहां क्या निकलेगी? 20 - 10 कितना हो गया? 10 हो गया। 0.8 - 0.7 कितना हो गया? 0.1 हो गया। तो कितना हो गया? ये बन गया I अपॉन में V, हमें उल्टा करना है, यानी कि 0.7 डिवाइडेड बाय कितना? बोलो भाई, 20 - 10 यानी कि 10, लेकिन है कितना? मिली 10⁻³ समझ में आया क्या? अरे बच्चों, स्लोप निकालता तो उल्टा हो जाता ना। अबे ये आया डेल्टा आई, ये आया डेल्टा वी, लेकिन डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई निकालना है ना मुझे, तो नहीं समझ में आ रहा सर। बोलो, दोबारा सुनो, मैं कह रहा हूं ये यहां से यहां तक कितना होगा सर? ये होगा 10 मिली एम्पियर। ये यहां से यहां कितना होगा? ये होगा 0.1 वोल्ट। अब आई अपॉन में वी कर दिया तो रेसिप्रोकल ऑफ क्या आ गया? तो भैया स्लोप इज इक्वल टू कितना आ गया? स्लोप आ गया 10 मिली 10⁻³ डिवाइड बाय 0.1, और ये किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन में आर के। ये आई अपॉन में वी 1 अपॉन में आर ही तो होता है, लेकिन किसकी? आर एफ हो गया। बोलो, तो आर एफ कितना हो गया? 0.1 डिवाइड बाय 10⁻²। बोलो तो सही यार, कितना आ गया ये? 0.1 10⁻², यानी कितना आ गया? 10 ओम आ गया। चलो जी, यहां की बात कर लेते हैं, यहां निकालते हैं स्लोप। या तो स्टैटिक ही निकलेगी, ये कितने निकलेगी? ये निकला कितना? सीधा लिख लेते हैं, -10 का 10 लिख लिया, डिवाइड बाय आई कितना है? 10⁻⁻6 कितना आ गया? 10⁻7। अच्छा, ये है क्या? V अपॉन में, बोलो ऊपर क्या था? V अपॉन में आई। V अपॉन में आई कितना होता है? V अपॉन में आई कितना होता है? R होता है या 1 अपॉन R होता है? तो ये R क्या आ गया? R B आ गया। बोलो, तो रेजिस्टेंस इन दी रिवर्स बाइसिंग, R लिख देता हूं, रेजिस्टेंस इन दी रिवर्स बाइसिंग, तो दोनों को डिवाइड करा कितना आ गया? 10 डिवाइड बाय 10⁻7। तो बोलो रेशियो कितनी आ गई? 10 के पावर -6। अबे बोलो ना, इसको डिवाइड करा किससे? इससे। हम सॉरी, इसको डिवाइड करा इससे, बिकॉज ये कौन है? मेरी आरएफ है। आरएफ का मतलब बोलो रेजिस्टेंस इन आर का मतलब बोलो रेजिस्टेंस इन। दीदी समझ में नहीं आया ना? कहां कंफ्यूजन नहीं बता? ये वाले में। अच्छा, स्लोप निकालें, स्टैटिक स्लोप निकलेगी, इसकी v की वैल्यू डिवाइड बाय इसकी i की वैल्यू। बोलो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है? 10, i की वैल्यू कितनी है? 1 मिली 10⁻⁻6 कितना हो गया? 10⁻7। लेकिन ये v अपॉन में आई है, तो क्या है? v अपॉन में आई, r ही तो होगा, रेजिस्टेंस ही तो होगी, रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइसिंग, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड। समझ में आया क्या? दोनों को डिवाइड करा कितना आ गया? 10⁻⁻6। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे बेटा, चलें आगे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वो अगेन पैराग्राफ पे बेस्ड है, और पैराग्राफ जो है इस बार ऑप्टिक्स पे आ रहा है, ऑप्टिक्स पे। कुछ बच्चे ना वैसे इससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि इस बार जो केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है वो या तो आएगा ऑप्टिक्स से और या आएगा सेमीकंडक्टर से। तो ऐसे असम्पशंस लगाई जाती हैं, कई बार ठीक हो जाती हैं, कई बार नहीं भी होती। तो ऐसा नहीं है कि इसके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ज्यादा कर लो। मैंने तुम्हें एक ब्लैक बुक बनाकर दी, उसमें बहुत सारे केस बेस्ड स्टडी असर्शन एमसीक्यू दिए हैं, तो उसको फोकस करो। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। को जो क्लेम करे ना कि हमारे में से आता है, हम भी नहीं करते, बाद में आ जाते तो बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ, वैसे क्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना?
आता है वैसे। गाइस पावर का फॉर्म कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, पता है जब लेंसेज स्टैक किए जाते हैं तो नेट फोकल लेंथ 1/f1 + 1/f2 एंड सो ऑन हो जाता है। अच्छा इनके बीच में सेपरेशन हो तो मुझे मालूम है फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -d f1/f2, f1 × f2, सही है कि नहीं। तो ये सब रिलेशन मालूम है, आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके। पहला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल आ रहा है बच्चों, क्या लिखा है, देयर आर 2 थिन लेंसेज। सर थिन बोलने से कोई फायदा हुआ? हाँ भाई हमें मालूम है जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल ओनली फॉर दी थिन लेंसेज, वो होती थिन लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है। दे आर कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड विद द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 80 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ वन इज 20, द फोकल लेंथ ऑफ अनदर इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 है। अब f की वैल्यू 80 दे रखी है, f1 की वैल्यू कितनी है सर, ये 20 हो गई, और f2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1/f2 कितना आ गया, 1/80 - 1/20, तो f2 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा -26.7 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन ए। मैथ्स है, सॉल्व तो कर लोगे ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बोलो यार। चल सकते हैं क्या आगे, कॉन्सेप्ट पढ़े, इजी है, छोड़ दूं क्या, चलो अगला क्वेश्चन लिखा है, देयर इज अ स्फेरिकल एयर बबल इज एम्बेडेड इन द पीस ऑफ अ ग्लास, फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द बबल इट बिहेव्स लाइक। मान लीजिए अगर मैं बबल की बात करूं तो बबल स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप को कॉन्वेक्स की कैटेगरी में रखा गया, so much bulging out, but वो है कन्वेक्सी। तो इट इज समथिंग लाइक, इफ यू अंडरस्टैंड कि कोई एक ग्लास का स्लैब है और उसमें कन्वेक्स लेंस है, इमेजिन करो, बबल इज लाइक अ कन्वेक्स लेंस, देयर इज अ एयर बबल इज अ एयर लेंस, कौन सा वाला, कन्वेक्स या कनकेव, कन्वेक्स, सही है कि नहीं, बोलो। हम बस इतना जानना चाह रहे हैं कि अगर ये एयर है और ये ग्लास के अंदर इसने एक लेंस बना लिया है, तो इट इज समथिंग अ लेंस विच इज इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन इफ इट्स ऑन। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि वेन एवर देयर इज अ लेंस इमर्ज इन लिक्विड इट ऑलवेज इंक्रीजेस इट्स फोकल लेंथ। रिमेंबर, किसी भी लेंस को किसी भी लिक्विड में डाल दो, कोई भी लिक्विड, सोडा बंटा नारंग कुछ भी, समझ रहे हो, कुछ भी, उसका फोकल लेंथ हमेशा बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने की वजह से कहीं उसका नेचर तो रिवर्स नहीं हो जाएगा। नेचर रिवर्स कब होगा, जब अपने खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के से भी ज्यादा के मीडियम उसे डिप कर दो। जैसे मान लीजिए हमारा ग्लास का लेंस है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, आपने उसे किसी मीडियम में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, यानी पानी में डाल दिया, उसकी फोकल लेंथ 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो गई। अच्छा, आपने उसी लेंस को 1.3 की जगह 1.6 में डाल दिया, अभी भी फोकल लेंथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मेरी बात दोबारा से सुन लो, एक हमारे पास लेंस है, सही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है गाइस, 1.5, बोलो सही है यार। हमने क्या किया, हमने इसे एक मीडियम में डाला, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3, फोकल लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। हमने डाला 1.6 में, फोकल लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। लेकिन इस वाले केस में फोकल लेंथ बढ़ने के साथ साथ ये अपने नेचर को प्रिजर्व रखता है, यानी अपने नेचर को उल्टा नहीं करता। अगर एक कन्वेक्स लेंस है और एक कन्वर्ज करता था तो ये भी कन्वर्ज करता रहेगा, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, ये अपने नेचर को रिवर्स कर लेगा। फोकल लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन अपने नेचर को रिवर्स कर लेगा, यानी कि कन्वेक्स की जगह क्या कर जाएगा, ये कनकेव, और कनकेव होता है डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ रहा है क्या? अब जस्ट इमेजिन दिस क्वेश्चन इन दिस वे ओनली। एक बबल था, बबल इज अ कन्वेक्स लेंस गाइस, बोलो यार, बबल होता कैसा है, बबल ऐसा होता है सर, है ना। तो अगर मैं इसे देखूंगा तो ये भी बल्ज्ड आउट है कि नहीं है, दोनों तरफ से बल्ज्ड आउट है। तो कन्वेक्स लेंस इज अ स्फेरिकल बबल इज अ कन्वेक्स लेंस। नाउ इट इज इन अ ग्लास, यानी अंदर सारी क्या है बेटा, एयर है, और बाहर सारा क्या है बेटा, ग्लास है। तो बताओ क्या इसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी सर, जितनी अगर ये हवा में होता तो कुछ और होती, अंदर बढ़ेगी। क्या ये अपना नेचर उल्टा कर लेगा, बिकॉज अंदर तो एयर है और बाहर ग्लास है, यानी दिस बबल विल बिहेव लाइक, इट बिहेव्स लाइक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। समझ में आ गया क्या मेरी बात, लॉजिक क्लियर है क्या? चले आगे। सर आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या थी, तो समझ में आ गया था। मैं हर क्वेश्चन की हेल्प के साथ साथ ना मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं, तभी सिंपल पर करने में हमें टाइम भी लगता है और
मजा भी आता है, ठीक है ना, ताकि और कंसेप्ट क्लैरिटी हो। चले जी, तो अगला सवाल आगे बेटा, लेंस जर्नली यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास। गाइस मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन से लेंस यूज होते हैं? कनकेव तो कभी यूज होना ही नहीं है ना, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो वाला ग्लास होता है, वो है ना। तो इट इज देयर इज अ सिंगल कन्वेक्स लेंस। और अगर मैं थोड़ा सा और एडिशन करना चाहूं अपने थ्योरी के लिए, तो सिंगल कन्वेक्स लेंस ऑफ अ शॉर्टर फोकल लेंथ, है ना। आप लिख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए शॉर्टर फोकल लेंथ। तो मैग्नीफाइंग ग्लास बेटा वो होता है जो जोशी के पास जाते हो रेखाएं दिखाने की साहब, तो बताते हैं आपके तो 87.5 चल रही है, ये 72 साल में पूरी होगी, तब तक आप मर जाओगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मैग्निफिकेशन ऑफ ए इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ओनली। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव मैग्निफिकेशन? नाउ ध्यान रखिएगा, जो मैग्निफिकेशन थी हमारी लेंस के लिए, उसका फॉर्मूला था V अपॉन में U। क्या फॉर्मूला है? V अपॉन में U, या फिर जर्नल फॉर्मूला तो HI अपॉन में HO होता ही है। अगर M पॉजिटिव आया तो ध्यान रखना वर्चुअल इमेज बनेगी, और अगर M नेगेटिव आया तो क्या बनेगी? रियल इमेज। याद रहेगा क्या? अगर तो M पॉजिटिव आया तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और अगर M नेगेटिव आया तो क्या बनेगी? रियल इमेज बनेगी। सही है। उसने बोला कि कन्वेक्स लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव यानी कि वो वर्चुअल इमेज बनाए। कन्वेक्स वर्चुअल इमेज तब ही बनाता था, याद करो। इसलिए मैंने एक दिन क्लास में बोला था बच्चों, रे डायग्राम आप सबको याद होने चाहिए। फोकस और पोल के बीच में, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, याद है, रे ऐसे गई थी, एंड देन ये ऐसे गई, और फिर ये यहां पे वर्चुअली ऐसे मीट करवाई। बोलो तो सही यार, ये एक ही केस है जब आपको यहां पे पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मिलने वाली है, यानी वर्चुअल इमेज बनने वाली है। यानी अगर आपको पॉजिटिव मैग्निफिकेशन चाहिए तो आपका ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हो? एट फोकस नहीं, बिटवीन एफ एंड टू एफ नहीं, एट टू एफ नहीं, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। बिल्कुल सही है, यानी कि पोल, हमने इसे पोल बोल दिया, वैसे सही तरीका तो ऑप्टिकल सेंटर ही है। तो ऑफ कोर्स मेरा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। आपके पैराग्राफ के जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें 4-4 पार्ट आ रहे हैं, और चौथे पार्ट में हमेशा ऑप्शन आ रहा है ना, ऑप्शन आ रहा है। पिछले वाले में भी ऑप्शन था क्या? पिछले वाले में जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था वो मुश्किल था या इजी था? क्या था उस वाले में क्वेश्चन में? नहीं, उसमें तो ऑप्शन फर्स्ट वाले में था, मतलब एक पार्ट में ऑप्शन है ना। इजी आ रहे हैं, तो सारे इजी हैं। चलो, हाँ जी बेटा, लिखा कन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ फॉर्म्स कैसा इमेज बेटा? रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन क्या होने वाली है बच्चों? नेगेटिव होने वाली है। तो मैग्निफिकेशन कितनी होने वाली है? नेगेटिव होने वाली है, विच इज 3 टाइम्स मैग्निफाइड, यानी कि -3 होने वाली है। सही है क्या? फोकल लेंथ कितनी है? +20 सेंटीमीटर। हमें बताना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, हमें U निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, M का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? V अपॉन में U, यानी -3 इज इक्वल टू V अपॉन में U, यानी V की वैल्यू कितनी आ गई? -3U। बोलो तो सही यार। अगर मैं यहां पे लेंस फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा फॉर्मूला है बेटा? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या देगा? लेंस फॉर्मूला क्या देगा? 1 अपॉन में F इक्वल टू 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U। 1 अपॉन में F की वैल्यू कितनी है? 20, यहां 20 लिख दिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन में V की वैल्यू -3U माइनस ऑफ U। जो गिवन होता है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं करते कन्वेंशन ना। तो U की वैल्यू मैं सीधा बता देता हूं, इसका आंसर माइनस में निकल कर आएगा, और 26.66 ही आंसर इसका शायद है, ठीक है ना। तो -26.66 इसका आंसर है, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन तो कर लोगे यार। 3U LCM आया, फिर बोलो यार, -4 आ जाएगा ऊपर, ऐड हो रहा है, क्या आंसर आएगा? 26.66। सर माइनस साइन तो नहीं दे रखा ऑप्शन में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, नेगेटिव तो आएगा ना बच्चों। अरे बोलो तो सही यार, क्लियर है कि ये आगे चल सकते हैं। तो यहां पे हमारा सेक्शन कौन सा खत्म हुआ? डी। सेक्शन डी खत्म हो गया, ठीक है। अगला सेक्शन ई। तो 5 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ थिन डबल कन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 and R2, hence derive
लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आपको याद होगा कि आपने डेरिवेशन जब क्लास में करी थी तो कन्वेक्स लेंस की डेरिवेशन करा रहे थे, फिर मैंने आपको कॉनकेव की रे डायग्राम भी दिखाई थी, सिखाई भी थी, क्लास में बनवाई भी थी। यहां पे इसने कन्वेक्स बोल दिया है, तो कन्वेक्स तो हमने अच्छे से किया हुआ भी है। अब मुझे याद नहीं है कि तुमने मेरे साथ कनकेव क्लास में किया है कि नहीं किया है। किया था। रे डायग्राम तो मैंने बनवाया था, मुझे डेरिवेशन का याद नहीं है, बट रे डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। तो क्या सर कनकेव भी आ सकती है? हाँ, आ सकती है। तो जब आप बुकलेट पढ़ रहे थे, हो सकता है आपने इग्नोर कर दिया कि यार एक जैसी गए एक ही कराएंगे। होता ना कि भाई हमें दो आती हैं, दो पूछी है, मतलब तुम्हें से कोई एक कराएंगे, ऐसा नहीं है। ये कनकेव भी दे सकता है, इसलिए कनकेव की डेरिवेशन भी जरूरी है। डेरिवेशन कर सकते हो क्या? क्या कॉन्सेप्ट है, याद है? ये हमारा लेंस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा XP1Y हमारा फर्स्ट इंटरफेस या फर्स्ट फेस, XP2 है दूसरा इंटरफेस। ऑब्जेक्ट यहां रखा, यहां से लेके यहां डिस्टेंस क्या लिया U। ये रे गई ऐसे, फिर ऐसे गई, मिलनी चाहिए थी यहां, लेकिन मिली जाके यहां। ये बना इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसकी इमेज। यहां से यहां मैंने इसे V' बोल दिया, यहां से यहां मैंने इसे V बोल दिया। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या आया था? R2। यहां से डिस्टेंस कितना आया था? R1। याद आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ? फिर इस वाले के लिए एक डेरिवेशन करी, इस वाले के लिए एक डेरिवेशन करी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे μ1 लिया था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे μ2 लिया था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे μ1 लिया था। गाइस बोलो, डेरिवेशन कर रखी है क्या? बताओ पहले। फॉर XP1Y रेज ऑफ लाइट आर गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? रेयर टू। और रेयर डेंसर का फॉर्मूला बता दो। μ1 अपॉन में माइनस यू प्लस μ2 अपॉन में v इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। यानी कि अब u क्या है? u हमारा u ही है, यानी μ1 अपॉन में माइनस यू प्लस μ2 अपॉन में इस वाले सरफेस की इमेज तो i डैश यानी कि v' हो जाएगा। बोलो हाँ। और हमारी जो सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो कौन सी है? वो ये वाली है, यानी यहां से यहां, यानी कौन सी? R1 है। इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 1। सिमिलरली बनेगी इक्वेशन नंबर 2 किसके लिए? फॉर XP2Y फॉर्मूला बनेगा μ2 अपॉन में माइनस यू प्लस μ1 अपॉन में v इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। हाँ जी, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है? ऑब्जेक्ट मेरा इस बार ये वाला है, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v' यानी μ2 अपॉन में कितना आ गया? माइनस v' प्लस μ1 अपॉन में v। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी इन्वॉल्व है? इस बार ये सरफेस इन्वॉल्व है, उसके लिए रेडियस का रेशियो कितना है? R2, यानी डिवाइड में आ गया R2। सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। डायरेक्शन मेरे ख्याल से सबको ही आती होगी क्लास में। अगला स्टेप बताओ क्या था? ऐड कर दो। जैसे ऐड करूंगा ये हट जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा? μ1 अपॉन में माइनस यू प्लस μ1 अपॉन में v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन में R2। आपको याद है अगला स्टेप क्या था? यहां से हमने क्या कॉमन निकाला था? यहां से हमने कॉमन निकाला μ1, यहां गया माइनस 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में v। कितना आ गया? μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल लिया, यहां आ गया 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। μ1 को नीचे ले गया, इसे बना दिया 1 अपॉन में f। ये बन गया μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 यहाँ पे, μ1 यहाँ पे। और ये कितना बन गया बच्चों? 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। μ1 से μ1 कट गया, 1 अपॉन में f कितना आ गया? μ2 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 अपॉन में R2। सर अगर मैं ये डेरिवेशन करके आऊंगा तो हमारे इस 5 नंबर के क्वेश्चन में ये 3 नंबर का है और ये 2 नंबर का है। मुझे 3 में से कितने मार्क्स मिलेंगे? आपको 2 नंबर मिलेंगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे। वेरी गुड। एक तो आपने अजम्पशन नहीं लिखी, और दूसरा आपने स्टेटमेंट में लिख के नहीं बताया कि पहले वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट ये इमेज, और दूसरे वाले सरफेस की ये ऑब्जेक्ट ये इमेज। सर ये तो अंडरस्टूड है, तो पता होना चाहिए टीचर को। तो वो तो पता ही होगा उसको, मतलब ऐसे थोड़ी ना टीचर चेक कर रहा होगा कॉपी, तो बताना पड़ेगा। इसलिए 3 में से क्या मिलेंगे? 2। तो आप आंकलन करके बैठे होंगे कि मेरे 55 नंबर आएंगे 70 में से, तुम्हारे रहे 45 35, और नीचे नहीं जाऊंगा, खतरा हो गया ना फिर तो, मतलब तो जान माल की हानि हो जाएगी। तो इसलिए प्रॉपर लिखना बहुत जरूरी है। अभी आप सीबीएसई का ब्लूप्रिंट उठा के देखें इसका,
तो उन्होंने लिखा प्रॉपर रे डायग्राम एक्सप्रेशन। ऑल्दो कई टीचर इस पे भी नंबर दे देते हैं, वो थी लीनियंट चेकिंग, ठीक है दे दो, और ऐसा होना भी चाहिए, दे दो कोई नहीं। लेकिन क्या फिर वो उस बच्चे के साथ जस्टिस थोड़ी ना, जस्टिस थोड़ी ना उस बच्चे जो मेहनत करके लिख रहा है, इसलिए आपको आदत बनानी पड़ेगी सब कुछ लिखने की, इसलिए मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है ना। चलो पहले डायरेक्शन क्लियर है बेटा। अभी दूसरा पार्ट क्या लिखा है, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन एयर, इट इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, it is emerged in a liquid of refractive index 1.3. What is a new focal length? Now we have a formula. Whenever a lens is emerged in a liquid, when lens is emerged in a liquid, when lens is emerged in a liquid, then बच्चों FL का फॉर्मूला होता है μg माइनस 1। FL का मतलब हो गया फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस व्हेन द लेंस इज इन अ लिक्विड। समझ में आ रहा है क्या? तो μg माइनस 1 डिवाइड बाय μg माइनस μl इंटू ऊपर आएगा μl होल मल्टीप्लाई में याद करो क्या था, FA फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन एयर। FA का मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन एयर हो गया। सही है क्या? तो वैल्यूज डाल देते हैं। म्यूजी की वैल्यू, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6, 1.6 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.6 माइनस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.3, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10, हाँ जी 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 यानी कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। सही है क्या? 26 सेंटीमीटर। अब फाइनली चाहे लिख के भी आओ कि न्यू फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर, नेचर इज प्रिजर्व्ड, नेचर इज। तो ऐसे लिखने से क्या होगा सर, टाइम खराब नहीं होगा, टाइम खराब नहीं होगा, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करेगी। ये 5-5, 10-10 सेकंड की चीजें बता रहा हूं मैं ठीक करने की, बहुत ज्यादा नहीं बता रहा मैं। 5-5, 10-10 सेकंड, यानी कि हमारे लिए 5 सेकंड भी बहुत जरूरी होते हैं क्या? हाँ होते हैं। तो सर वहां पे वो मैं गो टॉयलेट ये नहीं करना, दूसरे के स्कूल में मुंहते जा रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? मतलब ये कोई बात थोड़ी ना हुई। क्या तो सर वो ठंड है, डायपर पहन जाओ। तो मतलब समझो ना यार, आपको 10-10, 15-15 सेकंड भी बचाने हैं आप लोगों को, आपके लिए एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। इसलिए बात करना वो तो खैर अलाउड ही नहीं होता कि भाई भाई चौथे का सी है तो ही तो है। लेट हो तुम लोग थोड़े। और ऑप्शन और वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा है बेटा? डिफाइन, चलो गाइस बताएं। लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स दैट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रे? रे से डिफरेंट क्यों है? वेव फ्रंट रे से डिफरेंट क्यों है? वेव फ्रंट प्रोपगेशन ऑफ वेव्स बताता है, ये वेव्स कैसे ट्रेवल कर रही हैं। रे पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करता है, रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। सब कुछ लिख देंगे, समझ में आता है। अगला बताएं। यूजिंग हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द पैसेज ऑफ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम अ डेंसर टू। अब जरा ध्यान लगाओ थोड़ा सा, जब मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको रेयर से डेंसर कराया था, और जिस टाइम पढ़ाया तो उस टाइम भी बोला था कि एनसीईआरटी ने डेंसर से रेयर बनाया हुआ है। तो लेट्स ड्रॉ नाउ, आज बना लेते हैं। शुरू करें क्या? सब लिखेंगे मेरे साथ। सेकेंड पार्ट, चलिए जी। यहां पे क्या है? डेंसर मीडियम है सर। ये क्या है? डेंसर मीडियम। यहां पे क्या आ गया? रेयर मीडियम। रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ऑल ओके। ये रे ऐसे जा रही है, ये वेवफ्रंट ऐसे जा रहा है, सही है। इसका वेवफ्रंट कैसा बनेगा बोलो? इसका वेवफ्रंट ऐसे आ रहा है, सही है क्या? नॉर्मल ड्रॉ किया, विल बेंड टुवर्ड्स और अवे? अवे, सही है।
नाम बताएंगे, इसका नाम क्या लिखूं? इंसिडेंट वेव फ्रंट या फिर प्राइमरी वेव फ्रंट? इंसिडेंट वेव फ्रंट या फिर प्राइमरी वेव फ्रंट? हाँ बेटा, इसका नाम बताएंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट इसके हिसाब से, या फिर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और फिर या फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट। सही है क्या? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा। सही है, बोलो, ये भी आर बना सकते हैं यहां पे, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम लेता हूं मैं ए, इसका लेता हूं मैं बी, ये लेता हूं मैं सी, इसका लेता हूं मैं डी। बच्चों, कहीं शास्त्रों में पढ़ाया गया है कि डेंसर मीडियम को 2 लो, रेयर को, यानी यहां पे 2 और यहां पे, सही है। तो और ये बीडी, बीडी कितना है, वेवलेट यहां से यहां कितना चला, मीडियम 2 में V2T चला गया। ए से लेके डी वेवलेट कितनी स्पीड से चला, V1 से चला, कितना डिस्टेंस चल गया, V1T चल गया। सही है क्या? चलो दोबारा, साइन आई, साइन आई परपेंडिकुलर बॉन्ड में हाइपोटेनस, बोलो हाँ, तो V2T डिवाइडेड बाय AB, AD। ओके, साइन आर, तो साइन आई अपॉन में साइन आर कितना आ गया, ये आ गया V2 डिवाइडेड बाय V1। सही है। अब इसे कर दो C अपॉन में V1 और इसको बोल दो, इसे बोल दो C अपॉन में V2। सही है क्या? C अपॉन में V1, C अपॉन में V2, ये कितना आ गया, μ1 अपॉन में μ2। क्या मैं इसे म्यू क्या लिखूं, μ21 या μ12? 1 2। सही है क्या? रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही देखना, 2 से 1 या 1 से 2? सही हो गया, इट इज अ कांस्टेंट। और ये क्या बन गया, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ। लेकिन ये प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ किसके में हुआ, डेंसर से रेयर। क्लास में जो बुकलेट में किया हुआ आपने वो कहां से कहां है, कोई भी आ सकता है क्या सर, ये आएगा, दोनों दोनों में से कोई भी आ सकता है। और अगर बता ही ना रखा हो कहां से कहां करना है, तो फिर आप कोई भी करा, उसमें क्या है, तो फर्क पड़ता है। बोलो, चलेगा? ठीक है, ये 3 नंबर की डेरिवेशन थी, 3 नंबर की। पहला क्वेश्चन क्या था कि डेफिनेशन था, फिर एक न्यूमेरिकल है, नहीं ये 1 है, ये 2 है और ये 2 है। तो इस 2 नंबर के डेरिवेशन में आपको 1.5 नंबर ही मिलेगा मैक्सिमम। क्या नहीं लिखा हमने, अजम्पशन, हर जगह अजम्पशन थोड़ी ना होती है। क्या आपने ये नहीं बताया कि जो वेवलेट है इट इज ट्रेवलिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ c, तो वेवलेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? बी प्रिसाइज मैंने क्लास में लिखवाया भी था शायद, हाँ लिखवाया था, बुकलेट में लिखवाया था, हाँ तो उसको लिखा, प्रिंटेड है मतलब लिखा हुआ है उसमें, तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि सर ये V1T हो गया, या आपने कैसे बोल दिया कि ये V2T हो गया, आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सही है, लास्ट पार्ट इसका बेटा, लास्ट पार्ट सारे बच्चे करेंगे। क्या न्यूमेरिकल है, थर्ड पार्ट न्यूमेरिकल है इसका, बोलिए क्या है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, एंगुलर विड्थ इज फॉर्म्ड ऑन अ डिस्टेंस is 0.1 डिग्री। लेमडा की वैल्यू दे रखी है बच्चों 600 नैनोमीटर, और थीटा हमें दे रखा है कितना, 0.1 डिग्री। सही है, 0.1 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, 180 से डिवाइड करना है, ऑल सब कैलकुलेशन हम लोगों को मालूम है। लिखा फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन 2 स्लिट्स। क्या हमें ए निकालने को बोल रहा है, ए या डी जो भी कहते हो तुम, क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, इसको हम लोग एंगुलर विड्थ बोलते थे, और एंगुलर विड्थ का जो फॉर्मूला है वो लेमडा बाय डी हुआ करता था, है ना। तो अगर हमें डी निकालना है तो लेमडा अपॉन में थीटा हो गया, लेमडा आपको दे रखा है और थीटा आप कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि थीटा को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हो ना। बोलो भाई 100 कैसे क्या लिखते हो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, है ना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180,
तो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू पाई बाय 180। बोलो यार, तो इतना रेडियन आपका आ गया। तो यहां वैल्यू डाल दी, कितना आ गया 600 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ और कितना आ गया 0.1 इंटू पाई बाय 180। तो उसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3.4 10⁻⁻6 मीटर। सही है, 3.4 10⁻⁻6 मीटर। आगे चलेंगे यार, ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है। ये बुकेट का क्वेश्चन है, वैसे अगर आपने देखा हो इस तरह का क्वेश्चन बुकेट में किया हुआ है। ठीक है, बुकेट पूरी करनी है आप लोगों को, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है तेरे को? चलिए अगला क्वेश्चन करें। हाँ बेटा, पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर प्रेजेंट बिटवीन देम, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D की डेरिवेशन करनी है। बट डेरिवेशन करते वक्त वो बता देना कि A की वैल्यू ग्रेटर देन D स्क्वायर होती है टू अवॉइड फ्रिंजिंग ऑफ, बिकॉज ये आपके जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो और अच्छा करती है। तुम्हें याद भी मैं क्या बोला, जैसे हमने बोला था दो प्लेट्स हैं, इनका एरिया जो है A है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो D है, A की वैल्यू ग्रेटर देन D स्क्वायर होती है। तो ये सब लिखना जरूरी, ठीक है ना। और डेरिवेशन क्या डेराइव करोगे, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। सही है, फिर लिखा ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। का ये क्वेश्चन कहीं किया हुआ है क्या? आपके बुकलेट में भी है और आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में भी है, तो कराने की जरूरत है क्या? कोई बच्चा पक्का एनसीईआरटी के, किसी को याद ना आ रहा हो तो एनसीईआरटी के जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे उसमें पड़ा हुआ है, आप उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखो जी, और में क्या लिखा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज केप्ट बिटवीन द plates of a parallel plate capacitor with a separation D and which is less than T. Derive an expression for the capacitance of the capacitor. तो एक क्वेश्चन आ गया कि एयर वाले कैपेसिटर की डेरिवेशन करो, और एक का आ गया, कर लोगे क्या? जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो, मान लीजिए इनका सेपरेशन D है, इसके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो थिकनेस T का, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता था इसका A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाई के। याद आ रहा है T बाई D कैसा था ना, फिर ऐसे T कॉमन निकालते थे, फिर D कॉमन निकालते थे, सॉल्व, है ना, बोलो। तो फिर C इज इक्वल टू आ जाता था C डैश का फॉर्मूला, या तो C नॉट लिखते थे 1 माइनस T बाई D इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो शायद ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों को याद होगा ना, C डैश इज इक्वल टू C नॉट 1 माइनस T बाई D इंटू 1 माइनस 1 बाई के। फिर T की वैल्यू D के बराबर हो जाती थी, तो C की वैल्यू K टाइम्स ऑफ C नॉट हो जाती थी, याद करो। तो वो डेरिवेशन आप कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट कराता हूं, मेरे को न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, छोटा सा, बहुत इजी सा है। आप लोगों को एक टॉपिक याद है जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा था इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है? हाँ, कॉमन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट याद है क्या? मैंने कहा था देखो सिलेबस से डिलीट हो चुका है, बट एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में है, और मैं कहता कर लो। अब सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, करें शुरू। क्या लिखा है, सवाल लिखा है बच्चों यहां पे, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है C1, इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ V0, on disconnecting with a battery it is connected with an uncharged capacitor of C2। देखो गाइस, अनचार्ज का मतलब क्या होता है, अनचार्ज का मतलब होता है उसके क्रॉस पोटेंशियल 0 है। सही है क्या? जैसे पिछले वाले के क्रॉस पोटेंशियल कितना था, V0 था, कैपेसिटेंस उसकी C1 है ही, इस वाले की कैपेसिटेंस C2 है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले से ही इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल है, ये कहलाएगा चार्ज कैपेसिटर, ये क्या कहलाएगा चार्ज, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अनचार्ज कैपेसिटर, ये कहलाएगा चार्ज कैपेसिटर, कहलाएगा अनचार्ज कैपेसिटर। अब इसने ये क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कनेक्शन ऑफ स्विच। देखो अभी इनिशियली जब मैंने स्विच को क्लोज नहीं किया, पीछे वाले पे अटेंशन, अगर मैंने स्विच को क्लोज नहीं किया तो द टोटल एनर्जी इज अलोंग विद दिस ओनली, तो इसके पास एनर्जी टोटल कितनी होगी, UI हाफ C1 V0 स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये मेरी कौन सी एनर्जी होगी बच्चों, ये होगी मेरे पास इनिशियल एनर्जी, मेरे पास कौन सी एनर्जी हो गई, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी हो गई। अब जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, इनके बीच में क्या होना शुरू होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ चार्जेस, और एक्सचेंज ऑफ चार्जेस विल टेक प्लेस टिल दे विल अचीव अ कॉमन पोटेंशियल। यानी आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, आफ्टर switch is closed, sharing of charges takes place, sharing of charges takes place,
till they achieve कॉमन पोटेंशियल। ये 5-5, 10-10 सेकंड की लाइनें हैं जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दो सबसे पहले। वीसी ये होता था C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। सही है। अब यहां पे C1 तो C1 है ही, बट V1 की जगह क्या है, V0 है। बोलो यार, है ना। प्लस C2 तो C2 है ही, लेकिन V2 0 है। V2 0 क्यों है सर? क्योंकि वो अनचार्ज कैपेसिटर है। पहले वो खुला हुआ था, अनचार्ज था, तो पोटेंशियल था ही नहीं उसके क्रॉस। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डिवाइड बाय कितना हो गया बच्चों, C1 प्लस C2, यानी कितना आ गया C1, कितना आ गया C1 V0 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो ये तो मेरे पास आ गई बच्चों इनिशियल एनर्जी। अब क्या निकालना है हमें, फाइनल एनर्जी। बोलो बेटा फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा UF इज इक्वल्स टू हाफ C1 VC स्क्वायर प्लस हाफ C2 VC स्क्वायर। सर ये क्या किया आपने भाई, पहले वाले की एनर्जी दूसरे वाले की एनर्जी स्केलर होती है, ऐड कर दिया, दोनों का पोटेंशियल VC होगा। तो सर कॉमन निकाल लो, फिर कैलकुलेशन बचेगी, तो कॉमन निकाल लेते हैं। हाफ कॉमन निकाला, C1 प्लस C2 ये हो गया, और ये हो गया VC स्क्वायर। समझ में आया क्या? सर VC की वैल्यू पुट कर दो। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ VC की वैल्यू रख दी, क्या बोली, C1 V0 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, कितना हो गया C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? अब यहां से ये कट गया पूरा, कितना आ गया, ये आ गया हाफ C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर, ये आ गया मेरा UF। सही है क्या? ये मेरा क्या गया UF। अब ये इक्वेशन नंबर क्या बनी हमारी 2। गाइस अब आपके पास बेटा लिखा हुआ तो है, ये तो लिखा हुआ है, बचेगा ना। वेरी गुड बेटा, बाहर मिलना तुम। मजाक कर रहे हैं यार। तो अब डिवाइड करके आंसर बता दो फटाफट मुझे। एनर्जी का रेशो तो बताना है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा, तो रेशो बता दो इसका क्या आएगा। तो आप इसका यहां से रेशो निकाल लोगे। हाँ जी, ये रेशो किसका निकालना है, UI अपॉन में UF या UF अपॉन में UI? भाई पहले कौन है, बिफोर है ना, तो क्या निकालोगे, देयरफॉर रेशो क्या बनेगी, रेशो बन गई देयरफॉर UI अपॉन में UF। अच्छा इसका जो सोल्यूशन है ना उसमें गलत किया हुआ है, उसमें UF अपॉन में UL निकाला हुआ है, तो वो सही तरीका नहीं है, वो गलत है, ठीक है ना। तो क्या सर उन्होंने गलत किया हुआ है? हाँ किया हुआ है। और बता, तो हाफ C1 V0 स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर, और ऊपर जाएगा C1 प्लस C2। तो V0 स्क्वायर से V0 स्क्वायर कट गया, C1 से एक स्क्वायर कट गया, हाफ से हाफ कट गया, कितना आ गया C1 प्लस C2 डिवाइड बाय, ये मेरा आंसर है बेटा। सर जब आप CBSE में पढ़ाते हो तो फिर ये ऐसे क्वेश्चंस क्यों नहीं होते हैं? उसमें होते हैं, जैसे आप ब्लैक बुक कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चंस हैं, जब टेस्ट दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चंस हैं, DBB दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चंस हैं, बुकलेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो सर फिर जो जो रह गए हैं वो तो हमारे छूट गए हैं, छूटे नहीं हैं, वो अब कर रहे हैं। इसलिए सैंपल पेपर मैं बार बार बोल रहा हूं, हर बार बोल रहा हूं, जितना ज्यादा सैंपल पेपर पढ़ोगे बुकलेट पढ़ने के बाद, उतना ज्यादा आप इंप्रूव करने वाले हो। बुकलेट 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 रिजल्ट नहीं आएगा। मैं लिख कर बोल रहा हूं, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट उस बच्चे का आता है जो आखिरी तक जुड़ा रहता है और पढ़ता रहता है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं, बट आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पता ही नहीं, मर तो नहीं गए। हाँ हाँ, मतलब फोन भी नहीं उठा रहे, मतलब खत्म तो नहीं हो गया भाई, मतलब तो पता चलता कि हाँ वापस आ गए कि हाँ बिजी था, मेरा प्रैक्टिकल था, मेरे बुआ की शादी थी, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं बीच में, ठीक है ना। पैरेलल में नहीं होता बेटा, पैरेलल में शेयरिंग नहीं होती, सॉरी पैरेलल में ही शेयरिंग होती है, सीरीज में शेयरिंग नहीं होती। किसमें? सीरीज में चार्ज का फ्लो सेम होता है, एक्सचेंज का भी चार्ज सेम नहीं आता, अभी आते हैं, समझ के तरह लिखते हैं।
अगला अगला सवाल देखेंगे क्या है। लास्ट क्वेश्चन है क्या ये? लास्ट क्वेश्चन पढ़े, क्या लिखा है? ड्रॉ ग्राफ्स शोइंग दी वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। गाइस बना रखा है ग्राफ क्या? तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल होता है, तो ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। एक्सी का ग्राफ आया विद फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ कैसा आया? ऐसा इनवर्स ग्राफ आ गया, है ना। ड्रॉ दी फेजर डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एसी सोर्स। गाइस एलसीआर, अच्छा एक काम करना, सुनो, एनसीईआरटी का डायग्राम बनाया ना, और मस्त बनेगा। एनसीईआरटी ने क्या बनाया हुआ है, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है, यहां बना रखा है ई नॉट को, यानी ई को ना, यहां बना रखा है ई को, फिर यहीं बना रखा है आई को, या ई आर बोल दो उसको, फिर यहां बना रखा है एनसीईआरटी ने ई एल को, और यहां बना रखा है ई सी को। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ नहीं किया, बस मैंने ग्राफ को हल्का सा ऐसे घुमा दिया, मेरा तो उसके ऊपर नहीं था बिल्कुल, है ना। फिर इनमें से बता देना कि भाई ये ज्यादा है, कि ई एल बता देना, ई एल इज ग्रेटर देन ई सी, तो इसकी वजह से यहां पे क्या बनेगा? ई एल माइनस ई सी, और नेट बन जाएगा यहां पे, सही है क्या? ये ई बन जाएगा, और इसके बीच में एंगल कितना आ जाएगा? फाई। ये डायग्राम बन गया तुम्हारा फेजर डायग्राम। बात समझ में आ रही है क्या? अगला क्वेश्चन नंबर 33 का सी पार्ट। सारे बच्चे पार्ट करेंगे मेरे साथ, आप भी ट्राई करेंगे, फिर मैं शुरू करूंगा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन कर रहे हैं, सी पार्ट है इसका। इसमें लिखा है व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 220 वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन इज ऑलवेज, वेरी गुड बेटा, इट इज ऑलवेज आरएमएस। तो आरएमएस वोल्टेज रखी है हमें कितनी बेटा? इधर रखी है 220 वोल्ट। अप्लाइड टू अ डिवाइस एक्स, अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फ्लोज which lags behind the voltage by कितना एंगल? by if it is pi by 2 it must be लैग कर रहा है ना, नीचे है इंडक्टर, करंट लैग कर रहा है। तो करंट कितना है इसका? वैसे IRMS उधर रखा है 0.25 एम्पियर, तो और यहां पे ये लैग कर रहा है, मुझे पता है इट इज फॉर इंडक्टर। खैर इसने आखिर में पूछा भी है कि आइडेंटिफाई योर एक्स, हमारी एक्स कौन है? हमारा एक्स क्या है? एक्स है हमारा इंडक्टर। फिर दोबारा बोला इसने, इफ द सेम वोल्टेज, यानी कि 220 लगाई हमने, 220 लगाई, किसके क्रॉस लगाई? 220 वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अनदर डिवाइस वाई, द सेम करंट फ्लोज, यानी करंट अभी भी क्या है? करंट अभी भी क्या है? सेम है, 0.25 एम्पियर है, इन इट्स सेम फेज, यानी ये रेजिस्टर है, यानी वाई कौन है हमारी? वाई है सर हमारा रेजिस्टर, सही है क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां से एक्सएल निकालूं, एक्सएल, तो उसका फॉर्मूला होगा ई आर एम एस अपॉन में आई आर एम एस। ये हो गया 220 डिवाइडेड बाय 0.25, ये तो 800 या 880 कुछ आएगा, 880 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 880 ओम। तो यहां पे भी तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो ई आर एम एस अपॉन में आई आर एम एस आएगा बच्चों, तो वो भी कितना आएगा? 220 डिवाइड बाय 0.25 कितना आया? 880 ओम ही तो आएगा। खैर नेम कर दिया, हाँ ठीक है। लिखा कैलकुलेट द करंट
flowing in the circuit when the same voltage is applied across a series combination of x and y. कहता भैया ये तो इंडिविजुअल हो गया केस, लेकिन अगर इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाए तो करंट क्या होगा? नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन अगर इनका बन गया तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि बन गया LR सर्किट, है ना, ये बन गया LR सर्किट। और LR सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगी वो इंपेडेंस बन जाएगी, जिसका फॉर्मूला होगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XC जीरो खत्म हो गया, बोलो कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ यानी कि 880 रूट 2 ओम आ गया। अब बोलो तो सही, कितना आ गया? 880 रूट 2 ओम आ गया। अब यहां से अगर हम आई निकाल लें इस बार तो आरएमएस कितना आ जाएगा? ई आरएमएस अपॉन में जेड, यानी कितना आ गया? 220 डिवाइडेड बाय 880 रूट 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो इसका आंसर आता है 0.177 एम्पियर। सही है क्या? मैथ्स तो करनी पड़ेगी ना, बोलो समझ में आता है क्या? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे चल सकते हैं क्या? सही है। ये हमारा 33 का भी एक पोर्शन हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है असेंबली पेपर का, शुरू करें। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ए पार्ट लिखा है सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स यूजिंग फेजर डायग्राम डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंपेडेंस। आसान है यार ये तो पार्ट। इंपेडेंस यानी कि जेड का डेरिवेशन करना है। क्या डेरिवेशन है हमें मालूम है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सए का होल स्क्वायर, पूरा डिराइव करना पड़ेगा। बी पार्ट, प्लॉट अ ग्राफ दैट शोज अ वेरिएशन ऑफ अ करंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ इट्स वेरिएशन फॉर द टू डिफरेंट रजिस्टर्स R1 एंड R2। खैर गाइस ये ग्राफ जो है वो नहीं देना चाहिए था, अगेन बिकॉज रेजोनेंस का ग्राफ है, बट क्या तुम लोगों ने मेरे साथ बनाया है क्या? अगर मैं आई और ओमेगा का ग्राफ बनाऊं, याद है क्या? तो ग्राफ ऐसा बनता था, याद करो, याद आ रहा है क्या? ये ओमेगा आर हुआ करता था और ये होता था मैक्सिमम आई नॉट, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग दो फ्रीक्वेंसीज बताई थी मैंने, एक थी ओमेगा 1 और एक थी जिसपे जो करंट की वैल्यू है वो 1/√2 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम होती थी। भाई बोलो तो सही, ये ग्राफ बना लिया? हाँ बना लिया। अब भी फिर एक और ग्राफ बनाने को कह रहा है। वो कह रहा है कि अच्छा इसी ग्राफ में ग्राफ बनाना है जिसमें दो बनाने हैं, रेजिस्टेंस R1 का और एक R2 का। तो एक और ग्राफ बना रहा हूं इसी के अंदर में, एक ग्राफ ये बना रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखना, कौन से वाले ग्राफ के लिए, एक मैंने व्हाइट बना दी, येलो बना दिया, कौन से वाले के लिए जो करंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है इसके लिए, यानी इसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस रही होगी, क्योंकि भैया रेजोनेंस जब आ रखी होती है तो रेजिस्टेंस ही होती है और तो कुछ होता ही नहीं है। तो अगर मैं यहां रेजिस्टेंस लिख दूं R1 और यहां लिख दूं R2, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी ज्यादा है? R2 ज्यादा है, बिकॉज उसका कॉरस्पॉन्डिंग करंट क्या है? कम हो गया है। तो हमें यही दे रखा था कि R1 इज लेस देन R2, तो ये ग्राफ ऐसा बनकर आएगा। अगर तीन एक और ग्राफ दे रखे हो, जैसे एक और ग्राफ दे दिया आप लोगों को क्वेश्चन में कि भाई ये R3 हो गया, तो बोथ अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? क्योंकि इसका करंट बहुत कम है। फिर किसका है? फिर किसका है? ग्राफ ड्रॉ कर लो। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्या? भगवान जाने, सैंपल पेपर सीबीएसई का ही है जो साल ने दिया है, मतलब भगवान ही जानता है, या फिर जो पेपर छप चुका है वो मिल जाए मुझे। हर साल कुछ बच्चों का ग्रुप ऐसा मिलता ही है जो कहता है सर मेरे पास पेपर का जुगाड़ है। हर साल आता है। अच्छा अब ना लोगों ने अप्रोच करना बंद कर दिया, वरना मेरे पास आती थी कि 2 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए, 3 बच्चे हैं, 2 लाख रुपए देंगे, पेपर सॉल्व करवा दो। हमने कहा गोली मार देंगे। अब समझो ना ये कोई तरीका है? मतलब आप पहले से ही अपने आप को भ्रष्ट करना सीख रहे हो, फिर जाके तुम करते भी तो फिर स्कैम करते हो। तो ऐसे बहकावों में मत आओ कि हमें पेपर पता है, मेरे दोस्त ने एक पेपर दिया है। ऐसा होता है ना, ऐसा चलता है ना कई बार कि पेपर आ गया, ऐसा होता है ना, उसके पास पेपर आ गया, वो टीचर का बेटा पेपर आ गया। कुछ नहीं होता, किसी के पास कहीं से पेपर नहीं आ सकता। पेपर जब आता सीबीएसई से उसमें सील लगती है, वो सेंटर पे 15 मिनट पहले खुलती है,
उस 15 मिनट में पता नहीं क्या ही कर लोगे। तो कोई बोले ना मेरे पास पेपर है, मुझे पेपर बारे में पता है कि इतने क्वेश्चन पता है, सब झूठ बोल रहे हैं। आ गया वही, तो हमारे लिए नहीं है यार वो। बेईमानी से कमाई हुई इज्जत कभी आपको संतुष्ट नहीं करेगी, कभी भी नहीं, कभी नहीं होती। तो इसलिए मेहनत करो। अभी एक पेपर हमने कंप्लीट किया है, और अभी मैं अगली क्लास में यानी कि परसों 4 बजे आपको इस वाले, रुके रहो बैठे रहो, अभी क्लास छोड़ रहे हैं यहां पे, इस वाले पेपर का जो सैम्पल पेपर पहला है, ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, ये कराऊंगा। और उसके बाद अगर कॉन्टिन्यूटी बरकरार रही तो फिर फ्राइडे को ये कराऊंगा, ये वाला। ये दिल्ली का पेपर देखो ऐसा आता है, देखो कितना गंदा भाई साहब, इस तो शक्ल ही कितनी गंदी लग रही है, ऐसी आता है। अच्छा इसमें तो हिंदी भी आता है, मैंने हिंदी काट दिया। अब नहीं, मैंने तो अंग्रेजी वाला दिया ना सिर्फ सेक्शन, मैं हिंदी में क्या करूंगा, ठीक है। तो ये पेपर करना है आपको। आप क्या कर सकते हो गाइस, होल्ड डाउन, एक मिनट। अरे बस करो दीदी, बैग पैक कर रही हो तुम तो, कहां जाना है, ट्रेन है क्या अभी की? नहीं, आराम से रिलैक्स।